Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 14th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 जुलाई 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सिंगालीला नेशनल पार्क को। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बात की गई है एलिफेंट पास के बारे में। तो एलिफेंट पास कभी कभी न्यूज़ में कवर किया जाता है। बताना यह है कि एलिफेंट पास कौन से कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ, और वो जो आर्टिकल है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर लगभग ये तीसरी बार आया है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस इशू को। और पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको देखो, फिर चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे। ഒരാണും പെണ്ണും കെട്ടവനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വിട്ടതെന്ന് വരെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. +2 സമയങ്ങളിൽ തന്നെ എനിക്ക് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും കൗൺസിലിങ്ങിനെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് ആദം ഹാരി, ഞാനൊരു ട്രാൻസ്മാൻ ആണ്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തന്നെ ട്രാൻസ്മാൻ പൈലറ്റാണ്. പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് ജോഹന്നസ്ബർഗിൽ നിന്നാണ്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ കമ്മൗട്ടായി ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യുന്നതും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ. ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം വീട്ടിൽ। तो आपने वीडियो देखा, इनका नाम है एडम हैरी। तो ये इंडिया के पहले ट्रांसजेंडर पायलट हैं, बट पायलट बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ, ट्रेनी पायलट के तौर पर ये अभी तक काम किए, मतलब कि इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली, लेकिन कमर्शियल पायलट नहीं बन पाए। कमर्शियल पायलट का जो लाइसेंस है वो नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, डीजीसी है, उसने यहाँ पे ये लाइसेंस क्लियर नहीं किया। इसको लेकर क्या नया अपडेट है उसको लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन पहले आप जान लो कि आखिरकार हुआ क्या। देखो, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं करेंट टाइम पर ज़ोमैटो के अंदर डिलीवरी बॉय की तरह ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इन्होंने अपने लाइफ के अंदर फेस करी हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो हुआ क्या, एक ट्रांसजेंडर मैन है, इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग से फेस करी हैं। खासकर अपनी फैमिली के टाइम पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। फैमिली ने यहाँ पर इनको अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं। 23 ईयर इनकी एज है, केरला से ये बिलोंग करते हैं। अब हुआ क्या, शुरू से पायलट बनने का सपना था, तो पायलट बनने की तरफ आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे यहाँ पर इन्होंने अपना कोर्स किया और फिर उसके बाद में एट द लास्ट केरला सरकार यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है इनको, और केरला सरकार की सपोर्ट से लगभग आप कह सकते हो ये अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो पूरी कर पाते हैं, और प्राइवेट लाइसेंस जो होता है वो यहाँ पर इनको मिल जाता है। केरला सरकार एक अच्छा खासा सपोर्ट आप कह सकते हो, 23 लाख से भी ज़्यादा का एक सपोर्ट दिया जाता है और वो केरला सरकार प्रोवाइड करवाती है। अब ये इसलिए कर पाती है क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने अलग से ट्रांसजेंडर के लिए फ़ंड बना रखा है, तो उसी फ़ंड से यहाँ पे इनकी मदद की गई। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, बट प्राइवेट लाइसेंस मिला।
अब होता क्या है, इनको चाहिए होता है एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस। तो कमर्शियल पायलट का जो लाइसेंस है उसके लिए जो डीजीसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसका एक अप्रूवल चाहिए। लेकिन डीजीसीए ने अप्रूवल नहीं दिया। डीजीसीए ने बोला यहाँ पर ये अनफिट हैं, इसी वजह से इनको ये अप्रूवल नहीं दिया जा सकता। अब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या करवा रखी है, अपनी हार्मोन थेरेपी करवा रखी है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। इनको अपना प्राइवेट लाइसेंस जो है वो 2017 में ही मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद ये जो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है। अब होता क्या है कि देखो, अब इन्होंने हार्मोन थेरेपी करवाई, यानी कि आप कह सकते हो अपने आप को मेल की पहचान देनी, ठीक है ना। अपने आप को मेल की पहचान दी, अपने आप को एज अ मेल यहाँ पे रिकग्नाइज़ करवाया। तो जब मेल की पहचान दी गई तो वो बेसिकली हार्मोन थेरेपी से किया गया। अब होता क्या है, डीजीसीए ये बोलता है कि जो भी यहाँ पे कमर्शियल पायलट बनेगा उसको यहाँ पे मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि थोड़े टाइम तक आप मेडिकेशन ले सकते हो, थोड़े टाइम तक मेडिसिन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा ही उसको एक मेडिकेशन का सपोर्ट लगे। लेकिन होता क्या है, हार्मोन थेरेपी के अंदर लाइफ टाइम एक मेडिकेशन चाहिए होगा, ठीक है ना। क्या लाइफ टाइम यहाँ पर मेडिकेशन करवाना होगा और ये ज़रूरत पड़ती रहेगी मेडिकेशन की। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि ये अनफिट हैं और आप कह सकते हो इसी कारण की वजह से जो वो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है वो मिल नहीं पाया। तो ये तो इश्यूज़ आपने देखे। लेकिन अब ये तो कहानी है अभी तक की, जो कि लगातार चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। बहुत ज़्यादा वायरल हुई है वीडियो, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है न्यूज़। आप देखो कि इतने पहले की कहानी है। अब फ़िलहाल यहाँ पे चर्चा में इसलिए आई है कि भाई वापस से आप कह सकते हो इनको एक अप्रूवल मिले, लाइसेंस मिले। और ऐसा अब हो सकता है। हो क्या सकता है, मैं आपको आर्टिकल में दिखाता हूँ। तो आर्टिकल में क्या मेंशन किया है कि जो ये ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट हैं, इनको बोला गया है कि आप मेडिकल टेस्ट के लिए वापस से री अप्लाई कर सकते हो। तो एक टेम्पररी जीत देखने को मिल रही है एडम हैरी के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। साथ ही साथ में डीजीसीए ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि देखो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आराम से यहाँ पे पायलट का लाइसेंस ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर हार्मोन थेरेपी चल भी रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यहाँ पर आप कह सकते हो उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा। ये डीजीसीए ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। आई होप अब आप लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को समझ लिया। तो देखो होता क्या है, ट्रांसजेंडर को लेकर जो भी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर में, उन इश्यूज़ के अंदर आप लोग एक बढ़िया सा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो ये वाला जो पॉइंट है उसको लेकर, ठीक है ना। तो इस वजह से इसके बारे में ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को मिल जाती है। इनसे बोल दिया गया है कि आप नई एप्लीकेशन सबमिट करो और फिर उस नई एप्लीकेशन के बेसिस पर देखा जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या हुआ था। पहले यहाँ पर इनको कमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं दिया गया था, बट अभी वापस से चर्चा की जा रही है कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो एक टेम्पररी विन देखने को मिल रही है, आने वाले टाइम पर इसको क्लियर किया जाएगा। देखो बीच में जब डीजीसीए ने ये स्टेप उठाया था ना, जब लाइसेंस नहीं दिया था, तो काफ़ी सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस प्रकार से कमेंट्स आए बहुत सारे लोगों ने बोला कि डीजीसीए जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप उठा रहा है, भेदभाव कर रहा है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे लगातार निकल कर आई थी, बट अभी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट निकल कर आ चुका है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, ठीक है ना। बाकी एक चीज़ और, आपको एक बात और ध्यान रखनी है। अब ये बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कब साल की बात हो रही है। तो उस समय पर जो फॉर्म अप्लाई किया जाता था तो उसमें मेल और फीमेल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने वो भी प्रॉब्लम फेस की है। देन उसमें यहाँ पे इन्होंने फीमेल को टिक किया था, वहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं था। तो ये भी बातें यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बताई गई, जो कि मैंने आप लोगों को सिंपल से शब्दों में बता दी हैं। बाकी आगे चलते हैं और बाकी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा अगला आर्टिकल। नाउ फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगेन कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। हेडिंग पढ़ो और इस आर्टिकल को हटा दो। श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में चर्चा की जा रही है, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग एक आंसर राइटिंग भी करवाई है। करना क्या होता है, हज़ारों आर्टिकल आएंगे, लेकिन आपको एक अच्छे से अपना मेंस का पर्सपेक्टिव से तैयार करके रख लेना है कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको तैयार करवा दिया गया है ऑलरेडी। अब इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया जाता है कि करेंट टाइम पर श्रीलंका के ना पीएम रहे ना प्रेसिडेंट रहे। अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, लोगों ने प्रेसिडेंट के घर में घुसकर प्रोटेस्ट किया। वो चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली हैं, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था। बट यहाँ पे आर्टिकल मेंशन किया जाता है कि अभी
करेंट टाइम पे कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो रानिल जो हैं वो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं श्रीलंका के। अच्छा, जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे गोतबाया राजपक्सा, ये कहाँ गए? तो गोतबाया राजपक्सा भाग गए हैं, मालदीव्स पहुंच गए हैं। अब चुपके से ये मालदीव्स पहुंच गए। कल इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारा इशू देखने को मिल रहा था। मालदीव्स के अंदर इनफैक्ट जो श्रीलंकन पीपल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गोतबाया राजपक्सा के अगेंस्ट में कि गोतबाया राजपक्सा प्लस इनके सारे फैमिली मेम्बर्स यही सब मिलकर सरकार चला रहे थे और यही सब की सरकार की वजह से हालात जो हैं वो श्रीलंका के बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में श्रीलंका करेंट टाइम पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा इशू था, इसमें कोई ऐसी याद रखने वाली बात नहीं है, इसको आप लोग सिंपल सा पढ़ सकते हो। बाकी और आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना यार, जो टारगेट है हमारा उसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है जो कि आप लोग दे सकते हो। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर जाकर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। करना क्या है, इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। आगे आते हैं। नाउ फ्रंट पेज पर ही एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले टाइम पर इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स वगैरह भी पब्लिश होंगे, चाहे आप लोग देख लेना। क्या चर्चा की जा रही है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की जो ये रिपोर्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है कि इस इंडेक्स के अंदर में भारत की क्या रैंक है। तो भारत की रैंक है 146 में से 135। 146 कंट्रीज़ की रैंकिंग यहाँ पे तैयार की गई है, जिसमें से भारत की रैंक 135 है। तो आप कह सकते हो बिल्कुल बॉटम में है, बहुत ही ज़्यादा नीचे हम लोग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को तैयार किया जाता है यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कैसी है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ और सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि यहीं पर गोल के पी लेनी है वो यह है कि जेंडर गैप रिपोर्ट इसको रिलीज़ कौन करता है? तो इसको रिलीज़ करने वाली बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अब की बार भी इसको रिलीज़ किया है, हर बार ये रिलीज़ करता है। तो साल 2020, 2021, 2022 आप तीनों सालों में देखोगे तो इंडिया की रैंकिंग लगातार डाउन होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब एक चीज़ और देखने को मिलती है, इंडिया के आसपास के जब आप लोग देश को देखोगे, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ को देखोगे, तो इसमें ये देखो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और साथ ही साथ में भूटान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि भारत से आगे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत की रैंक 146 है और इन देशों के अंदर देखोगे इनकी रैंक 71, 96, 110, 117 ये सारी रैंकिंग देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे भारत की रैंक 146 मैंने बोल दी है, 135 है 146 में से। तो 135 से ऊपर वाली रैंकिंग वाले देश आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अब उसके बाद में इंडिया से नीचे रैंकिंग में आपको कौन कौन से देश देखने को मिल जाएंगे? वहाँ पे ईरान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। इनकी सिचुएशन इंडिया से भी ज़्यादा बदतर देखने को मिलती है। बाकी ये तो मैंने आपको साल 2022 का सिनेरियो बताया। जब आप लोग साल 2021 को देखते हो तो इंडिया की रैंक 156 देशों में से 140 थी। तो मतलब साल 2021 के अंदर इस इंडेक्स के अंदर लगभग 156 कंट्रीज़ की रैंकिंग को तैयार किया गया था। साल 2022 के अंदर 146 कंट्रीज़ की रैंकिंग को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे 156 में से 140 थी और यहाँ पे 146 में से 134 है। तो आप कह सकते हो दोनों ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बॉटम पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बोलता क्या है, यानी कि कंट्री के अंदर जो जेंडर गैप है वो कितना ज़्यादा है, मेल फीमेल के बीच में कितना ज़्यादा आपको गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, दोनों के पास में अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर कितना ज़्यादा गैप है, वही उन्हीं के बेसिस पर आप कह सकते हो इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझा। ये तो बात हो गई हमारी करेंट इशू की। अब कुछ रटने वाली बात बताता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। ये तो पूरी रिपोर्ट मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा जानते हैं। फैक्चुअल डेटा ये बोलता है कि इस रिपोर्ट को सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था 2006 में, किसके थ्रू? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया जाता है, यहाँ पे आप देखोगे टोटल 156 कंट्रीज़ को काउंट किया जाता है। कभी 156 कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार की जाती है, कभी 146 कंट्रीज़ भी इसके अंदर होती हैं। जैसे अब की बार 146 है, पिछली बार ये 156 थी। बाकी यहाँ पे 4 डायमेंशंस देखे जाते हैं। वो 4 डायमेंशंस मैंने अभी आपको बताए हैं कि इन सारी कैटेगरी के अंदर ग्लोबल जेंडर गैप किस प्रकार से चल रहा है।
बाकी इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि देखो हम लोग क्या कर सकें, ट्रैक कर सकें देशों की प्रोग्रेस को, कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो किस टाइप से विमेन और मेन को लेकर यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है विमेन और मेन के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मेन बहुत आगे चल रहे हैं, विमेन बहुत ज़्यादा पीछे हैं किसी देश के अंदर में, उसी को हम लोग जेंडर गैप बोलते हैं। तो इन्हीं चीज़ को या फिर इस चीज़ के बेसिस पर कंट्रीज़ कितना प्रोग्रेस कर रही हैं उसको ट्रैक करने का काम करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। क्लियर हुआ? इंडिया की पोजीशन मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही ली है, 2022 की रैंकिंग्स हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। ये 2021 की रैंकिंग आप देख पाओगे 156 में से 140 थी, और 2021 में भी आप देखोगे तो बांग्लादेश, नेपाल और इवन आप कह सकते हो कि कुछ और भी देश थे जो कि यहाँ पे काफ़ी आगे थे भारत से। बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ये सारे देश काफ़ी पीछे थे, ऐसा भी आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बताया, ये बताया है साल 2021 का। फिर इससे भी पीछे जाओगे साल 2020 के अंदर, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन के अंदर रैंकिंग पुरानी और नई दोनों पूछ ली जाती हैं, तो पुरानी वाली भी ध्यान रखना। साल 2020 की अगर हम लोग देखें तो उस समय पर 153 कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार की गई थी, उसमें यहाँ पे भारत की रैंक 112 थी। तो आप कह सकते हो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमारी रैंकिंग लगातार डाउन होती हुई नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में। इस इंडेक्स को रिलीज़ करने वाली बॉडी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी बात है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए काम करता है। इस बॉडी को बनाया गया था 1971 में, एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, कोई प्रॉफिट, कोई फ़ायदा कमाने का मकसद नहीं है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है, तो हेडक्वार्टर जो है ये ध्यान में रखने वाली बात आ जाती है। उसके बाद में ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको अपने पास में नोट डाउन करके रख लेना है, या कहीं पर भी अच्छे से इसको याद रखने के लिए, मतलब आपको याद रहे इस प्रकार से इसको तैयार कर लेना। क्या है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। कौन कौन सी? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, उसके बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, देन उसके बाद में ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ रिपोर्ट पब्लिश की जाती है? बिल्कुल आ जाता है। आप देखोगे तो ये 2017 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 2017 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिमिलर सा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी बॉडी है जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को तैयार करती है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर कंट्रीज़ की रैंकिंग को तैयार करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है ना? तो इसी वजह से बोल रहा हूँ। और ऐसा ये एक क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूँ कि रिपोर्ट को लेकर, इंडेक्स को लेकर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि इसको कौन पब्लिश करता है। तो यहाँ से ये बात ध्यान में रखने वाली आ जाती है। तो प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये भी काफ़ी चर्चा में आने वाली है आने वाले टाइम पर। हुआ क्या है, इंडिया और चाइना दोनों मिलकर बातचीत करने वाले हैं 17 जुलाई को, तो उसको लेकर अभी से आर्टिकल आ चुका है। अब जो ये 17 जुलाई को बातचीत होगी तो वो क्या होने वाला है, वो होगा 16th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड, इस आर्टिकल को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अब इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं आखिरकार क्या हुआ है। देखो ये बात है मई 2020 की। मई का महीना 2020 का काफ़ी बुरा रहा। उसके बाद से इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब होते हुए चले गए लगातार, ये आपको भी पता होगा। 2020 में जो LAC वाला रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन, वहाँ पे गलवान वैली पर इंडिया और चाइना के बीच में, इन दोनों सोल्जर्स के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स के बीच में क्लैश हो जाता है। और यहाँ पे जो लड़ाई होती है तो उसके बाद आप लोग कह सकते हो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। और तब से हम लोग देख रहे हैं कि वो जो बॉर्डर वाली लेवल है, उस बॉर्डर पर लगातार इधर से इंडियन आर्मी, उधर से यहाँ पर चाइनीज़ सोल्जर्स खड़े हुए हैं। तो मतलब स्टैंड ऑफ लगातार जारी है, दोनों तरफ से आर्मी खड़ी हुई है बॉर्डर के ऊपर। तो उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए या इस चीज़ को शांत करने के लिए, अब शांत कैसे किया जाएगा? शांत किया जाएगा डिसएंगेजमेंट करके। डिसएंगेजमेंट मतलब क्या होता है, इंडियन आर्मी पीछे हट जाए यहाँ से और चाइनीज़ आर्मी पीछे हट जाए, इस एरिया को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया जाए जिससे कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। तो इसी डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बहुत सारी मीटिंग्स होती रही हैं।
तो मैंने जैसे बताया मई 2020 से लगातार हम लोग काफ़ी सारी कमांडर लेवल की बातचीत कर चुके हैं। अब सर क्वेश्चन यह है कमांडर लेवल की बातचीत का मतलब क्या है। कमांडर लेवल की बातचीत का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया की साइड से कमांडर हैं और चाइना की साइड से कमांडर हैं, उनके बीच में लगातार डिस्कशन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। कुछ एरियाज़ में यानी जहाँ पे लड़ाइयाँ चली हैं, कुछ एरियाज़ में हमने सोल्यूशन निकाला, लेकिन कुछ एरियाज़ में अभी भी डिसएंगेजमेंट होना बाकी है। तो जो एरिया बचे हुए हैं जहाँ पे डिसएंगेजमेंट होना बाकी है, उसी के लिए ये 16वीं राउंड ऑफ टॉक होने वाली है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को बातचीत की जाएगी कि बाकी सारे जो एरियाज़ बचे हुए हैं, जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हो गया, गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन हो गया, डेमचोक वाला रीजन हो गया, देपसांग वाला रीजन हो गया, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है। तो उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये 17 जुलाई को मीटिंग होने वाली है। आई होप अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ लिया है। देखो मैंने आपको बताया ये 16 मीटिंग होगी, इससे पहले ऑलरेडी 15 मीटिंग हो चुकी हैं, उसके बारे में आर्टिकल में एक छोटी सी बात मेंशन की गई है। अब इसमें इतना पढ़ने वाली बात है नहीं। बीच में हम लोगों ने कुछ एरियाज़ में डिसएंगेजमेंट किया, वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी भी यहाँ पे ट्रूप्स तैनात हैं, अभी भी यहाँ पे आप कह सकते हो बॉर्डर पर लगातार आर्मी तैनात हैं, इधर से भी उधर से भी। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो ये तो आपने आर्टिकल समझ लिया। अब थोड़ी सी लोकेशन को देख लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से पूछ ली जाती है, तो लोकेशन के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। जब आप लोग ये वाला मैप देखते हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले LAC और LOC बताया था, है ना। तो LAC क्या है, वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके पीछे अक्साई चीन वाला रीजन है जिसको चाइना ने कब्जा रखा है, और इधर यहाँ पर ये LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। इसके पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। क्लियर हो गया। अब जो ये वाला पर्टिकुलर रीजन है और ये वाला पर्टिकुलर ये इंडिया का हिस्सा है, हालांकि ये भी इंडिया का हिस्सा है लेकिन चाइना के कब्ज़े में है अभी के टाइम पर। तो इनके बीच में आपको ये गलवान वैली देखने को मिलेगा। तो इसी पर्टिकुलर एरिया में गलवान वैली में यहाँ पे होता है एक क्लैश, आपने देखा होगा 2020 में जो क्लैश हुआ था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तब से ही लगातार रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो गए। अब ये गलवान वैली आपको एक बड़ी बड़ी लोकेशन देखने को मिल रही है, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी लोकेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, तो वो इस मैप के थ्रू कवर की जाएंगी। जब आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया हॉट स्प्रिंग यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के बारे में। देखो यहाँ पे एक रीजन है हॉट स्प्रिंग, PP15 ये है, PP14 ये है। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी डिसएंगेजमेंट हो चुका है, मामला थोड़ा सा सुलझ चुका है, लेकिन अभी भी हॉट स्प्रिंग हो गया, गोगरा वाला रीजन हो गया। गोगरा रीजन कहाँ पर है, तो गोगरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद में आपको और भी कुछ रीजन्स देखने हैं, जैसे कि डेमचोक मैंने अभी बताया था, तो डेमचोक आपको ये देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में मैंने देपसांग बताया, देपसांग आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे अभी भी बातचीत होना बाकी है, जिसको लेकर आने वाले टाइम पर 17 जुलाई में बातचीत की जाएगी। क्लियर हो गया। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। अब देखो मॉनसून सेशन होने वाला है। अब मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है एक छोटी सी पार्टी मीटिंग होगी, यानी जितने भी पार्टीज़ हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बीच में यहाँ पे मीटिंग होने वाली है संडे में। उसके बाद में हमारा मॉनसून सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो मॉनसून सेशन में बोला जा रहा है कि जो ओपोजिशन है वो पूरी तरह से तैयार है, अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध करेगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध होने वाला है, ऐसा यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बोली गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बाकी ये आर्टिकल इसलिए हाईलाइट किया मैंने ताकि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकूं। वैसे जब हम लोग सेशंस की बात करते हैं तो आपको सेशन तो ध्यान रखने के लिए बहुत आराम से ध्यान रख सकते हो। BMW से B से एक बजट सेशन होता है, M से एक मानसून सेशन होता है और उसके बाद W से विंटर सेशन होता है, ये तो आपने पता है। आपसे क्वेश्चन ये है कि इन सभी सेशंस में सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट सेशन कौन सा है, सबसे ज़्यादा छोटा सेशन कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट सेशन। चलो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे चर्चा की जा रही है क्लीन एनर्जी के बारे में। इसको आप लोग GS पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। देखो बीच बीच में ना आर्टिकल का मतलब जो रिलेशन है GS पेपर से वो मैं करना भूल जाता हूँ, बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। तो आप लोग वैसे तो सीख गए होंगे धीरे धीरे और सीख जाओगे। मैं जहाँ जहाँ पे मुझे याद आएगा बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ पूरी बताने की कि हाँ आर्टिकल को कौन सा GS पेपर से रिलेट किया जाएगा।
मैं बीच बीच में मुझे याद नहीं रहता ना, तो मैं बताना भूल जाता हूँ। जैसे अभी इंडिया चाइना वाला पढ़ा, उसको जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लोग रिलेट कर पाओगे। उससे पहले आपने जीएस पेपर 2 एक और आर्टिकल पढ़ा था ट्रांसजेंडर वाला, उसको आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जीएस पेपर 1 से भी रिलेट कर पाओगे। तो इस प्रकार से चलो मैं कोशिश क्या करूँगा कि मुझे याद रहे और हर एक आर्टिकल को मैं रिलेट कर पाऊँ जीएस पेपर से, ठीक है ना। चलो फिलहाल ये वाला आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारा डेटा अपने पास में आप स्टोर करके रखना। तो इंडिया अचीव कर चुका है क्लीन एनर्जी का टारगेट 9 साल पहले, ऐसा बता दिया गया। 2030 तक का हमारा टारगेट था कि हम लोग क्लीन एनर्जी तक के टारगेट को अचीव करेंगे। 40% तक की जो हमारी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोग वो जनरेट करेंगे। लेकिन ये टारगेट हमने पिछले साल नवंबर में ही पूरा कर दिया था। तो मतलब 9 साल पहले हमने टारगेट अपना अचीव कर लिया है। अब टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखा है। अब हम लोग और भी बड़े लेवल पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो जनरेट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब यह है कि जैसे को आज के टाइम पर जैसे हम लोग मान लो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी को करेंट टाइम पर बनाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए पीछे से हम लोग कोयले को जला रहे हैं, कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपको पता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे। सनलाइट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, विंड एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। लेकिन जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है वो क्लीन एनर्जी नहीं है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो सभी कंट्रीज़ करेंट टाइम पर फोकस किसकी तरफ कर रही हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ, पोल्यूशन कम करने की तरफ। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो कि लगातार पृथ्वी को गर्म करती जा रही हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, आइलैंड कंट्रीज़ खतरे में जा रही हैं। तो उन चीज़ को टैकल करने के लिए हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। क्लीन एनर्जी की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं पोल्यूशन से आप कह सकते हो एक सोल्यूशन हमें छोटा सा मिलता हुआ नज़र आएगा। तो इंडिया ने यहाँ पे अचीव कर लिया अपना टारगेट 9 साल पहले। ऐसा किसने बोला? हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह साहब। इन्होंने सिडनी के अंदर ये बात बोली है वेडनेसडे में, यानी कल की बात है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भारत ने इंस्टॉल कर लिया है 162 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारे पास में सॉरी गीगावाट, 162 गीगावाट आप कह सकते हो हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी आ चुकी है। अब हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो चुका है। हम 2030 तक लगभग 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे। ऐसा खुद हमारे पीएम ग्लासगो के अंदर जो समिट हुआ था रिसेंटली साल 2021 में, उस समिट के अंदर यहाँ पे एक कमिटमेंट करके आए हैं। तो इंडिया 2030 तक लगभग आप कह सकते हो 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेगा। अब हम लोग अपने बड़े वाले गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो छोटा गोल हमने सेट किया था वो हम ऑलरेडी 9 साल पहले अचीव कर लिए हैं और इस गोल को भी जल्द ही अचीव कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बता दी गई है। अब इस आर्टिकल से हट के आपको मैं बहुत कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जो कि आपको मेंस में एज वेल एज प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्प करेगी। इंडिया का जो अचीवेबल टारगेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, नवंबर 2021 में भारत ने टारगेट अचीव कर लिया था, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो क्या है, इसको समझते हैं। हमारे देश ने ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। आप देखोगे 150.54 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करी है, क्या सिर्फ ये सोलर एनर्जी से ही जनरेट करी गई है? नहीं, सोलर के साथ साथ विंड एनर्जी भी है, उसके बाद हाइड्रो पावर एनर्जी भी है, उसके बाद बायो पावर है और लार्ज हाइड्रो पावर भी है। तो ये सबको मिलाकर हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये टारगेट को अचीव किया है। क्लियर हो गया? अगर करेंट टाइम पे बात करें विंड पावर कैपेसिटी में, तो भारत जो है चौथा लार्जेस्ट देश है जो कि विंड पावर कैपेसिटी के अंदर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैंने अभी आपको बताया कि कोप 26 की जो मीटिंग हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी 26 की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी हमें इस टारगेट को अचीव करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं और आने वाले टाइम पर भी आते रहेंगे। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आया है भाई फाइनेंस, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फंडिंग की थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। दूसरा लैंड एक्विजिशन, अब ये भी ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे एक बड़ा सा लैंड चाहिए होगा। अगर आप लोग सोलर पार्क लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो तो
एक बड़े से ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो लैंड है उसको यहाँ पे क्लियर करवाना लैंड सीलिंग एक्ट से, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे इस गोल के अंदर रहा है, ऐसा बताया गया। और इस चैलेंज के अंदर राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने बहुत सारी जो ज़मीन है वो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए दी है, ऐसा भी बताया जाता है। देन उसके बाद में एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, नए नए इनोवेशंस करना, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग को क्रिएट करना कंट्री के अंदर में, तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज रहा है। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने में ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, प्रीलिम्स के जब आप लोग प्रीवियस ईयर के मेंस के, सॉरी प्रीलिम्स कर रहा हूँ, यूपीएससी के जब आप लोग प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर देखोगे तो उसमें मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे पूछा गया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, उसके साथ साथ में इस चीज़ के रिगार्डिंग भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ पे इनिशिएटिव पूछे गए हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव भारत के थ्रू उठाए गए हैं। तो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो, अगर उस चीज़ से संबंधित सरकारी इनिशिएटिव्स हैं तो उसके बारे में ज़रूर हेडिंग नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा मेंस के अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस दोनों की पढ़ाई साथ में होती है। तो यहाँ पे इनिशिएटिव की बात अगर हम लोग करें तो क्लीन एनर्जी के मामले में या रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को उठाया है। जैसे पहला इनिशिएटिव पीएम कुसुम को लॉन्च किया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सकें, सोलर पंप्स का इंस्टॉलेशन कर सकें। उसके बाद में पीएलआई स्कीम को लेकर आया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हम लोग इसलिए लेकर आए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स को बना सकें। कंपनी सोलर पैनल्स को बनाएंगी, उसके बदले में सरकार जो है उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी, यानी प्रोडक्शन करोगे बदले में इंसेंटिव मिलेगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को चलाया गया। उसके बाद में सोलर पार्क स्कीम्स हो गई, या रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम हो गया, जहाँ पे छतों के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाने को लेकर एक सपोर्ट मिला। फिर हाइड्रोजन मिशन हो गया, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के साथ साथ आने वाले टाइम पर एक्सपोर्ट भी करेंगे। फिर उसके बाद में क्लीन एनर्जी के मामले में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भारत के थ्रू उठाया गया है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया, जो कि बेसिकली क्लीन एनर्जी को लेकर काम करता है। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको याद रखने लायक हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है, ये वाला। अब इस आर्टिकल में कहोगे यार कौन सा आर्टिकल है, मतलब इस आर्टिकल में तो कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आपको पसंद आएगी और हेल्प भी करेगी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है, देखो एक कपल है, उनको अरेस्ट किया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। अब उन कपल के पास क्या मिली है, 45 गन, 45 गन्स उनके पास में। जब पता चला ये 45 गन्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, फ्रांस से वो गन्स यहाँ पे आ रही हैं, स्मगलिंग की जा रही है, तो उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इनके साथ में एक छोटी सी इनकी बेटी भी थी, कुछ महीनों की, 18 महीनों की, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर बताया ये गया कि ऐसा इन्होंने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी स्मगलिंग कर चुके हैं। इससे पहले भी यहाँ पे 25 गन की स्मगलिंग करी थी, टर्की से लेकर आए थे। तो ऐसी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये जो गन्स की स्मगलिंग ये लोग कर रहे थे, ये जो 45 गन मिली हैं, लगभग इनकी कॉस्ट 22.5 लाख के आसपास देखने को मिल रही है। बट एयरपोर्ट पे इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तो बात हो गई अलग। अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब इंडिया के संबंध में ही चीज़ों को बताने वाला हूँ। वो यह है कि भारत के अंदर गन्स को लेकर क्या लेजिस्लेशन, क्या लॉज देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अच्छा, ये क्यों चर्चा में था कि देखो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अमेरिका के अंदर हमने देखा है रिसेंटली क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने आप कह सकते हो, क्या किया, बंदूक लेके स्कूल के अंदर घुसा, वो बच्चों के ऊपर और टीचर के ऊपर भी गोलियां चला दी। ऐसा अमेरिका के अंदर देखने को मिलता रहता है, स्कूल के अंदर लगातार गोलियां चलती रहती हैं। बट आप देखोगे प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है अमेरिका में बंदूक खरीदना बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ही पता है। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस खरीदने से ज़्यादा आसान वहाँ पे बंदूक का लाइसेंस खरीदना है। तो वो उनका संविधान खुद अलाउ करता है कि भाई लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए जो वेपन्स है वो रख सकते हैं। तो इसकी वजह से इस प्रकार के वायलेंस को एक बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। अमेरिका दूसरी कंट्रीज़ को तो बोलता रहता है हर बात में, लेकिन इस चीज़ के अंदर अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पीछे आपको देखने को मिलेगा।
ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जून के महीने की बात है जो ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले फिर से एक इंसिडेंट हुआ है, फिर से यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे इंसिडेंट अमेरिका में होते रहते हैं। बट क्यों हो रहे हैं ये आपने समझ लिया, क्योंकि गन खरीदना बहुत आसान है। अब इसी के रिस्पॉन्स में मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर गन कंट्रोल को लेकर क्या क्या लॉज देखने को मिलते हैं, अगर आपको गन खरीदनी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपको जीएस पेपर 2 में अगेन हेल्प करेगा, साथ ही साथ में आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी हेल्प करेगा। अगर हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर में है एक आर्म्स एक्ट 1955, ठीक है ना, आर्म मैंगो नहीं, यहाँ पे आर्म्स की बात की जा रही है, आर्म्स एक्ट 1959। तो ये एक्ट क्या है इसको समझते हैं। इस एक्ट के अंदर बोला गया है, देखो इस एक्ट का मेजर मकसद ये है कि हम लोग क्या कर सकें, चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। यानी कि गन को लेकर, मान लो गन का मैन्युफैक्चरिंग, उसकी बनावटी हो रही है, उसको ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको कंट्रोल किया जाए। तो उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है इस एक्ट के अंदर में। फिर उसके बाद में इस एक्ट के अंदर में कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर आपको गन परचेज़ करनी है, गन का लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर एक मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है, वो है 21। यानी आप 21 साल के हो, 21 साल से ज़्यादा के हो, तभी आप लोग यहाँ पे गन के लाइसेंस को ले सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज़ 21 साल से कम उम्र है तो यहाँ पे गन का लाइसेंस नहीं मिल सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि जो भी व्यक्ति लाइसेंस ले रहा है, ऐसा ना हो कि वो किसी वॉयलेंस के अंदर इन्वॉल्व हुआ हो। लाइसेंस लेने के पिछले 5 साल में कहीं उसके नाम पे कोई केस दर्ज हो, चाहिए उसने कोई ऑफेंस किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या फिर व्यक्ति अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मतलब क्या ही कहूँ कि मतलब जो दिमाग उस व्यक्ति को बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो वो गन लाइसेंस को ले सकता है। अदरवाइज़ ये चीज़ें नहीं है तो उसको गन लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बिना लाइसेंस के लोगे तो फिर अगेन वही दिक्कत आएगी, लगा मतलब जेल वगैरह हो जाएगी। तो ये बात हो गई। साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने आपको बताया गन लाइसेंस को लेकर आपने 2 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट से वो यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। अब होता क्या है, ये जो लाइसेंस वगैरह है कौन प्रोवाइड करवाता है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ना, वो है हमारी होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर इन सारी चीज़ों को तय करती है। क्लियर हो गया। बाकी कुछ और फीचर्स हैं इस एक्ट के, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि भाई बैरल की मतलब गन का जो बैरल है वो कितना बड़ा होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। बट अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ। ये तो आपने आर्म्स एक्ट को पढ़ लिया 1959 वाले को। इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, यानी कि साल 2019 में इसके अंदर बदलाव करा गया। अब बदलाव करके क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, देखो यहाँ पे बदलाव करके चीज़ों को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक लगा दी है। पहले वाले एक्ट के अंदर ये मेंशन था कि आप जो है लगभग 3 गन्स को परचेज़ कर सकते हो। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति 3 वेपन्स, 3 गन को परचेज़ कर सकता है। बट ये जो अमेंडमेंट किया गया है 2019 के अंदर में, वहाँ पे 3 गन से 2 कर दिया गया है। तो आज के टाइम पर अगर कोई गन परचेज़ कर रहा है तो एक इंडिविजुअल 3 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 गन परचेज़ कर सकता है। 2 गन्स का यहाँ पे आप कर सकते हो वो लाइसेंस वगैरह ले सकता है। और लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो पहले 3 साल की हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया, 5 साल का कर दिया गया है। फिर उसके बाद में और क्या बताया गया, और बताया गया कि पनिशमेंट के बारे में। देखो यहाँ पे बोला यह जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ये एक तरीके से गन वगैरह परचेज़ करता है तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल एक सज़ा होगी, और वो जो सज़ा है वो आप कह सकते हो कि काफ़ी हो सकती है। लगभग पहले ये 7 साल की हुआ करती थी, इसको बढ़ा के 14 साल की कर दिया गया है। प्लस फ़ाइन भी हो सकता है, या फिर सज़ा फ़ाइन दोनों एक साथ भी लगाया जा सकता है। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी अगर कोई गैर कानूनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, गैर कानूनी यहाँ पर बंदूक को बनाया जा रहा है, कोई बेच रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पे ये सज़ा होगी। 7 साल से सज़ा हो सकती है, और 7 साल से उसको बढ़ाकर ज़िंदगी भर की सज़ा दी जा सकती है, और साथ ही साथ में फ़ाइन भी उसके ऊपर चार्ज किया जा सकता है। तो ये सारे गन्स कंट्रोल को लेकर लेजिस्लेशंस भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपको ये काफ़ी सारी जगह पर हेल्प करेगा। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। बाकी वर्ल्ड पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है। अब छोटा सा आर्टिकल है तो इसमें भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि जो भी चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ उसमें आपको काफ़ी सारा स्टैटिक डेटा देखने को मिलेगा। वो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है सॉरी, यहाँ पे बात की जा रही है I2U2 के बारे में। I2U2 क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। I2U2 ये बेसिकली 4 कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर एक ग्रुप है, ये 4 कंट्रीज़ का।
I2 मतलब यहाँ पे I नाम से दो कंट्रीज़ हैं, इज़राइल और इंडिया। U नाम से U नाम की दो कंट्रीज़ हैं, UAE और US। तो ये बेसिकली 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं सुलेवान, जेक सुलेवान, जो कि आप लोग को पिक्चर में दिख रहे हैं। अब ये कौन है? तो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि I2U2 जो है ये एक रीजनल फीचर बन सकता है, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप बन सकता है क्वाड की तरह। अब समझते हैं I2U2 क्या है, प्लस इसका क्या एक फ़ायदा देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इनके इस स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट पर ज़्यादा जाते नहीं हैं क्योंकि स्टेटमेंट वाइज आर्टिकल बेकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है, I2U2 इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की जा रही है, तो डेफिनेटली इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पे देखोगे I2U2 के अंदर 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और US। ठीक है, आने वाले टाइम पर इनकी एक मीटिंग भी होने वाली है, इस वजह से यह आने वाले टाइम पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से न्यूज़ में आने वाला है। अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो ये ग्रुप कब बनाया गया, तो ये ग्रुप यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अभी बनाया गया हो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही पुराना ग्रुप हो। पिछले साल ही बनाया गया है, अक्टूबर 2021 के अंदर। तो पिछले साल अक्टूबर 2021 में इस ग्रुप को बनाया गया था और मैंने कवर भी किया था। और कवर किस नाम से किया था? वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से। अभी जो आप लोग क्वाड देखते हो वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम करता है। इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर आपको पूरा क्वाड का ग्रुप देखने को मिलेगा। उस क्वाड ग्रुप के अंदर आपको 4 देश देखने को मिल जाते हैं, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान। लेकिन अभी जो ये वाला I2U2 है ये भी एक क्वाड है, लेकिन इसको वेस्ट एशिया क्वाड बोला जा रहा है। वेस्ट एशिया क्वाड का मतलब है इधर आपको जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक पूरा का पूरा ग्रुप को बना दिया गया है। पिछले साल अक्टूबर 2021 में इस ग्रुप को बनाया गया, ये भी क्लियर हो गया है। 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी है इसमें, ये भी आप लोगों ने देख लिया है। नाम बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अभी CDS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ पे इस वेस्ट एशियन क्वाड के नाम पूछ लिए गए थे। तो वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो आपको इन्हीं आर्टिकल के अंदर से क्वेश्चन निकलते हुए देखने को मिल जाते हैं, लेकिन UPSC थोड़ा सा और डेप्थ में पूछ लेता है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जानने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आप देखोगे तो बोला जाता है कि ये वेस्ट एशिया रीजन के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस प्रकार से एक ग्रुप को बना दिया गया। अब ये जो ग्रुप है ये इस पूरे रीजन के अंदर एक एनर्जी को लेकर आने वाला है। ये जो पार्टनरशिप है अपने आप में एक बेहतरीन पार्टनरशिप रहने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ये चारों कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी। जैसे सिक्योरिटी के मामले में ये चारों कंट्रीज़ कोऑपरेट करने वाली हैं। टेक्नोलॉजी हब को लेकर यानी टेक्नोलॉजी के मामले में चारों कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी। फूड सिक्योरिटी के मामले में कोऑपरेट करेंगी। साथ ही साथ में अलग अलग फील्ड में ये चारों कंट्रीज साथ में मिलकर काम करने वाली हैं। अलग अलग फील्ड में, जैसे कि व्यापार में, क्लाइमेट चेंज, फाइटिंग विद अगेंस्ट कोविड-19, इवन सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सारे टॉपिक्स को लेकर ये चारों कंट्रीज़ वर्क करेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि I2U2 क्या है, ये तो आपको पता चल गया। अब ये बताओ भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, या भारत के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या देखने को मिलता है। तो इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। पहला इम्पोर्टेंस क्या है? एडवांटेज फ्रॉम अब्राहम अकॉर्ड। इसका मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं मैप के थ्रू थोड़ा सा, क्योंकि मैप कवर करना भी ज़रूरी है। जब आप लोग मैप देखोगे तो यह है वेस्ट एशिया रीजन वाला मैप। इधर आपको UAE देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, ये आपको UAE देखने को मिल जाएगा और इधर आपको इजराइल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इधर चलोगे ईरान से इधर तो आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, और आप थोड़ा सा इधर चलोगे तो आपको इधर USA यानी अमेरिका देखने को मिल जाएगा। इन चारों कंट्रीज़ ने यहाँ पे एक ग्रुप बना लिया है, और इधर से इंडिया हो गया, इधर से अमेरिका हो गया, इधर से इजराइल हो गया, इधर से UAE हो गया। तो ये वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है इसके अंदर इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया गया। अब सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखो भारत के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इजराइल को जो आप देख रहे हो, इजराइल बेसिकली कब्जा कर करके पूरी तरह से देश को बसा हुआ है, मतलब इसने देश को बसाया कब्जा कर करके। पैलेस्तीन हुआ करता था एक टाइम पे, पैलेस्तीन ख़त्म हो गया, पूरी तरह से यहाँ पर ये इजराइल बस चुका है। अब जैसे से इजराइल बसा, दुनिया भर ने इजराइल की आलोचना करी। दुनिया भर की कंट्रीज़ इजराइल को एक कंट्री की तरह रिकग्निशन देती ही नहीं थी, एज अ कंट्री इजराइल को मानती ही नहीं थी। उसमें से UAE भी एक देश था जो कि इजराइल को मानता नहीं था। अरब नेशंस में यहाँ पे बहुत सारे देश हैं जो कि इजराइल को एज अ कंट्री मानते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे इजराइल को बहुत सारे देशों ने एज अ देश रिकग्निशन देना स्टार्ट किया। उसमें से UAE भी था जिसने यहाँ पर रिकग्निशन देना स्टार्ट किया। अब देखो भारत के लिए ये इम्पोर्टेंस कैसे हो सकता है। ये इम्पोर्टेंस ऐसे हो सकता है क्योंकि भारत के जो रिलेशन है वो इजराइल के साथ में बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग बहुत सारे वेपन्स वगैरह परचेज़ करते हैं,
और दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो यूएई के साथ में भी रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ से तेल वगैरह परचेज़ किया जाता है। अब आप देखोगे अगर इन दोनों में लड़ाई चलती रहती तो भारत कि अगर इसके साथ में रिलेशन बनाता या इसके साथ में रिलेशन बनाता तो कहीं ना कहीं ये नाराज़ होता या ये नाराज़ होता, तो भारत के रिलेशन कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज़ के साथ में ख़राब होते हुए नज़र आते। बट अभी क्या है, यूएई तैयार है, यूएई ने खुद रिकग्नाइज़ किया है इसराइल को एज अ कंट्री और एक ग्रुप बना चुके हैं ये लोग, एक क्वाड ग्रुप बना चुके हैं जिसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना गया है, जिसमें अमेरिका और साथ ही साथ इंडिया और यूएई खुद और साथ ही साथ इजराइल ऐड हो चुके हैं। तो भारत के लिए तो इंपॉर्टेंट बात है ना, भारत को यहाँ से भी रिलेशन नहीं खोने की ज़रूरत है, यहाँ से भी रिलेशन नहीं खोने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इस वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारा कोई भी प्रेजेंस नहीं था अभी तक, हम लोगों को एक प्रेजेंस भी मिल चुका है, तो ये यहाँ पे एक फ़ायदा देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया, I2U2 समझ में आ गया होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए भी समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं और क्या बताया गया, भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस पर्टिकुलर ग्रुप से। कैसे फ़ायदा मिलेगा, हमारे मार्केट के अंदर आप कह सकते हो जो टेक्नोलॉजी है या फिर हाईटेक टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि इसमें इजराइल है, यूएसए है, ये सारी यहाँ पे हाईटेक कंट्रीज़ हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम लोग ले सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया उस वाले रीजन में हमारा कोई प्रेजेंस नहीं था, तो अब यहाँ पे एक प्रेजेंस भी मिल जाएगा, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नौ आता है पेज नंबर 14, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। इकोनॉमी के लिए आपको दो आर्टिकल देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आर्टिकल देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर, तो ये बेसिकली व्यापार को लेकर रिलेशंस के बारे में चर्चा की जा रही है। अब देखो यार, यहाँ पे ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमी के अंदर हर रोज़ पढ़ने की चीज़ नहीं आती है, और जो पढ़ना होता है वो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसा आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। अब यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है कि साल 2022 के अंदर जब आप लोग फर्स्ट हाफ देखोगे, साल 2022 के शुरू के 6 महीने देखोगे, तो इसमें यहाँ पे भारत ने जो इम्पोर्ट किया है चाइना से उसका एक रिकॉर्ड टूट चुका है। रिकॉर्ड टूटने का मतलब है हमने इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो भारत चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट है वो कम हो चुका है, तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है, ऑब्वियस सी बात है, बुरी बात है। हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट तो बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन चाइना से सामान बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इससे यहाँ पे आप कह सकते हो एक ट्रेड डेफिसिट भी देखने को मिल रहा है, चाइना के फेवर में सारी चीज़ें यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है चाइना से उसने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल के फर्स्ट हाफ के अंदर ये $57.51 बिलियन का पहुँच चुका है। उसके बाद हमें बताया गया पिछले साल भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही था, और उससे पिछले साल भी कुछ ऐसे ही था। साल 2020 में कोविड की वजह से थोड़ा सा व्यापार रुका, लेकिन उसके बाद जो व्यापार दौड़ा है ना उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, और अब की बार तो यहाँ पे वाकई में खूब ज़्यादा व्यापार किया गया, लेकिन इसमें लॉस जो है वो इंडिया की साइड से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्ट हमारा बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भारत के लिए ज़्यादा अच्छा सिनेरियो है नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये आर्टिकल आता है, एक अच्छा आर्टिकल। यहाँ पे बोला गया, देखो CLSA। अब ये CLSA ने क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो सरकार को क्या करना चाहिए, इस विंडफॉल टैक्स को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने क्या किया है, विंडफॉल टैक्स लगा दिया है, और अगर ये विंडफॉल टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे यहाँ पर CLSA का कहना है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अब देखो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, होता है क्या इकोनॉमिक के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है विंडफॉल। विंडफॉल क्या होता है इसको समझते हैं, इसकी देखो डेफिनेशन क्या है, आपको ये नीचे देखने को मिल जाती है। रिसेंटली क्या हुआ था, सरकार ने जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, यानी हमारे देश के अंदर जो कि तेल का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है सारा तेल परचेज थोड़ी ना कर रहे हैं, कुछ कच्चा तेल हमारे देश के अंदर भी प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके प्रोडक्शन के ऊपर ही यहाँ पर ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। अब विंडफॉल टैक्स होता क्या है, चलो इसको समझते हैं। विंडफॉल टैक्स को समझने से पहले ये समझो विंडफॉल प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि इसी के ऊपर ये टैक्स मारा जाता है। मान लो एक कंपनी है और वो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है अच्छा खासा, उससे पैसा कमा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि काम उतना ही कर रही है, प्रॉफिट भरकर आ रहा है, काम उतना ही कर रही है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो बेसिकली वो विंडफॉल प्रॉफिट के अंदर कहलाएगा। अब इसको हम लोग अपने एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, यानी रियल सिचुएशन से रिलेट करते हैं। अभी करेंट टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कच्चे तेल के दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये आपको पता है। ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से और भी वेरियस कारण की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं तेल के दाम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। लेकिन
आपको पता है कि तेल के दाम इंक्रीज़ हो चुके हैं, उसके बावजूद भी तेल काफ़ी थोड़ा सा मतलब सस्ता ही मिलता है। लेकिन इंडिया के अंदर आके 100 रुपये प्रति लीटर, 105 रुपये प्रति लीटर क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा रही है, और टैक्स बहुत ही ज़्यादा लगता है। मान लो अगर 50 रुपये का तेल खरीद के ला रहे हैं तो 50 रुपये टैक्स लग रहा है, उसके बाद 100 रुपये का मिल रहा है। इतना ज़्यादा टैक्स लगता है? हाँ, इतना टैक्स लगता है। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पर यानी हमारे कंट्री के अंदर जो तेल प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है ना, वो भी बहुत सस्ते दाम में हो रहा है, लेकिन उसको जो बेचा जा रहा है वो इंटरनेशनल लेवल वाले मार्केट के रेट के ऊपर बेचा जा रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर अभी क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, तो सरकार ने वही प्रॉफिट लेने के लिए, अपने आप का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। आई होप अब आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से इस पूरी चीज़ को समझ लिया होगा, ठीक है ना। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है? तो यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हो गवर्नमेंट टिपिकली लेवाई अ वन टाइम टैक्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सच प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? विंडफॉल प्रॉफिट। उसके ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो बेसिकली वो विंडफॉल टैक्स कहलाएगा। खासकर एनर्जी कंपनीज वगैरह के ऊपर इस प्रकार से टैक्सिंग वगैरह लगाई जाती है ताकि सरकार का थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेशन हो सके। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पे बता दी गई है। आई होप आपने इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया, जो कि आपको हेल्प करेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज मैं आपके साथ में 4 एडिटोरियल डिस्कस करने वाला हूं, जो कि काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। जैसे कि एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, प्रेसिडेंट से संबंधित है, यहाँ पे कोविड से संबंधित है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। और उसके बाद इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन, एक अच्छा आर्टिकल है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं, इसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद भाई इसको छोड़ देना श्रीलंकन क्राइसिस को छोड़ देना, आपको रट चुका होगा, तो इस मामले को आप लोग हटा सकते हो। अच्छा हाँ, स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे एक मेंस के क्वेश्चन के साथ में। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर नीचे देखो, आज का मेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। हमने पहले डिस्कशन किया है और आने वाले टाइम पर फिर से इसकी चर्चा होने वाली है। तो आज का क्वेश्चन बोलता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक सबसे बड़ी सीरियस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस कंट्री के लिए, हमारे पूरे दुनिया भर के लिए, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अपने आप में एक सबसे बड़ा थ्रेट है, अपने आप में सबसे बड़ा इशू है हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए। तो ये बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि वाकई में है या नहीं है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है ये बताना। फिर आगे डिस्कस करना रोल ऑफ एंटी माइक्रोबियल वैक्सीन्स, कि हाँ एंटी माइक्रोबियल वैक्सीन्स कितना अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जो भी लोगों की जान जा रही है उनकी जान को बचाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये इसका आंसर लिखना है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक अच्छा आंसर आप लोग लिख सकते हो। काफ़ी बार मैंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया है, यानी कि आप लोग एंटीबायोटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हो और फिर यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ इस प्रकार से बैक्टीरिया बढ़ जाता है कि उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की कैटेगरी के अंदर में आता है। अब सर आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर एक आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। तो जैसे आप लोग आगे मेंस आंसर राइटिंग लिख दोगे, आपको मेंस वाला ग्रुप मिलेगा, उसमें जाके आप लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। लगभग 19-20 हज़ार लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू ज़रूर करना, क्योंकि इससे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन को। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा, स्केल अप द इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल रिलेशनशिप। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एडिटोरियल पढ़ो तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसमें से पॉइंट्स निकाल के रख लो, जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। तो इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि भैया इंडिया साउथ कोरिया को किस किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, उन चीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो रिलेशंस और ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो देखो, इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशनशिप अभी की बार जनवरी में चर्चा थे और पिछले साल नवंबर में चर्चा थे, फिर पिछले साल जून में चर्चा थे। ये इस टाइम पर लगातार चर्चा में देखने को मिले हैं, तो आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं ये सारी बातें कैसे बता देता हूँ तो आपको पता होगा, मैंने टेलीग्राम पर चीज़ें सेंड करता हूँ तो वहाँ पर डेट जो है वो लिखी हुई आ जाती है। चलो
कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो हमने देखा कि भैया पहले भी बातचीत हो चुकी है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। रिसेंटली यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के जो खासकर ट्रेड मिनिस्टर उनके बीच में डिस्कशन किया गया था। अगर करेंट टाइम पे देखोगे इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशनशिप को, तो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे फोकस कर रही हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर ये एक टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही होता है, ठीक है ना। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जैसे कि मान लो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ चार्जेस को लगाया जाता है वो नहीं लगाया जाएगा, उसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आगे आते हैं, दोनों कंट्रीज़ के व्यापार को अगर हम लोग देखें तो साल 2018 के अंदर, साल 2018 में अगर आप लोग देखोगे तो व्यापार काफ़ी कम था। अभी दोनों कंट्रीज़ ने एक टारगेट सेट कर लिया कि हम 2030 तक अपना व्यापार 50 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचाने वाले हैं, 50 बिलियन डॉलर तक का व्यापार करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, दोनों कंट्रीज़ ने फोकस किया कि हम दोनों अपने जो ट्रेड है, ट्रेड के साथ साथ दोनों कंट्रीज़ अपनी ग्रोथ को भी यहाँ पे बूस्टअप करने वाली हैं, ये भी यहाँ पे जोर दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, तो ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जहाँ पे व्यापार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भारत ने ये सेपा एग्रीमेंट किस किस के साथ में कर रखा है, तो भारत ने साउथ कोरिया, जापान, यूएई के साथ में इस प्रकार से सेपा एग्रीमेंट को कर रखा है। आगे हम लोग बांग्लादेश के साथ में भी मतलब देख रहे हैं ये सेपा एग्रीमेंट को और ज़्यादा एडवांस लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए। बाकी इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशनशिप को जब आप लोग बैकग्राउंड को देखते हो कि क्या एग्जैक्टली बैकग्राउंड रहा है, तो देखो कोरियन वॉर जो हुई थी 1950 से लेकर 1953 के बीच में, उसमें भारत ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में शांति बनाने के लिए। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन किया था और उसमें भारत ने यहाँ पे मदद करी थी। तो मतलब कोरियन वॉर के अंदर शांति बनाने के लिए इंडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुका है। साल 2015 के अंदर जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया था इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। अब जब हम लोग व्यापार के मामले में दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को देखते हैं, तो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को जो आप लोग देखोगे तो 2018 में इंडिया साउथ कोरिया के बीच में जो व्यापार है वो 21.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ था। उसके बाद में साल 2020 के अंदर देखोगे तो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा कम हो चुका था, केसेस को लेकर कोविड को लेकर यहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ पे व्यापार कम हुआ था। बाकी आने वाले टाइम पे हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हम लोग कुछ ऐसा कर सकें जिससे जो व्यापार है वो 50 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का होने लगे, ठीक है। फिर और क्या यहाँ पे चर्चा की जाती है, और यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन को जो हम लोग देखेंगे, यह तो आपने व्यापार के मामले में रिलेशंस के बारे में चर्चा कर ली। अब डिफेंस के जब आप लोग रिलेशंस को देखते हो तो साल 2005 में दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट को साइन किया था कि हाँ हम दोनों मिलकर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स के मामले में कोऑपरेट करेंगे। इसको लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था। फिर आप कह सकते हो इंडिया मतलब आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच में बहुत सारे अभ्यास, बहुत सारी एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती हैं, जिसके बेसिस पर रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेंगे। जो मोस्ट रीसेंट अभ्यास हुआ था दोनों देशों के बीच में वो हुआ था चेन्नई के कोस्ट पर सायोग हाइबल्योग वाला जो अभ्यास है वो हुआ था साल 2018 के अंदर में। तो ये जो सहयोग हाइबल्योग है ये बेसिकली यहाँ पर एक अभ्यास है जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट किया गया था, एक एक्सरसाइज थी। फिर उसके बाद में साल 2021 के मई के महीने में अगर हम लोग चर्चा करें, यानी पिछले साल की बात हो रही है, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ में यहाँ पर साउथ कोरिया के मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलकर इंडिया साउथ कोरिया फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया था। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर एक सेरेमनी के तहत यहाँ पे उद्घाटन किया गया। फिर उसके बाद में ये जो पार्क है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा कि इंडिया ने कितना तक कंट्रीब्यूशन किया है कोरिया के वॉर के अंदर में, कोरिया के वॉर में यहाँ पे शांति बनाई है, तो उस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। बाकी कल्चरल रिलेशंस को देखोगे तो वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरियन बुद्धिस्ट मॉन्क है हाइचो और होंग जियाओ, ये इंडिया विजिट करे थे 723 से लेकर 729 एडी के बीच में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक के बेसिस पर भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी गहरा संबंध देखने को मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया और साउथ कोरिया के कल्चरल रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो इंडियन कल्चर सेंटर्स हैं उनको अभी साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इस प्रकार के कल्चर सेंटर्स अप्रैल 2011 में खोले गए थे।
फिर उसके बाद बताया गया इससे पहले जो आपको सरयू नदी देखने को मिलेगी अयोध्या रिवर पर, अयोध्या में जो सरयू नदी आपको देखने को मिलती है, सरयू के बैंक्स पर जो राम कथा पार्क है इसको रिनोवेट किया गया है, इसको वापस से नया किया गया है, जिसको आने वाले टाइम पर रीनेम किया जाएगा, चेंज किया जाएगा और क्वीन हाउ हांग ओके मेमोरियल पार्क के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है ना। एक कोरियन क्वीन है जिनका मतलब एक तरीके से जो मतलब आप कह सकते हो उनके जो रूट्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके बेसिस पर यहाँ पे नाम रखा जाएगा, जिससे कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होंगी। बाकी इंडिया साउथ कोरिया दोनों मिलकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को शेयर करते हैं, यानी अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के दोनों मेंबर्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, आसियान प्लस के अंदर हो गए, उसके बाद ईस्ट एशिया समिट हो गई, G20 कंट्रीज़ हो गए। इन सभी ग्रुप्स के अंदर में इंडिया और आसियान दोनों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंट्री का रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ऑथर और क्या बोलते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऑथर ने यहाँ पे देखो बोला है कि पिछले कुछ सालों में देखें तो इंडिया साउथ कोरिया लगातार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक रिलेशंस के अंदर में। जो व्यापार है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो कहीं ना कहीं थम सा गया है। इंडिया साउथ कोरिया को क्या करना होगा, अपना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को अपग्रेड करना होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अपग्रेड करना होगा, करने की कोशिश की है लेकिन कर नहीं पाए, तभी व्यापार को एक बढ़ावा मिलेगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर यहाँ पे ये बोलते हैं कि जब आप लोग देखोगे साल 2020 में इंडिया साउथ कोरिया ने मिलकर एक रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन को साइन किया था, यानी दोनों कंट्रीज़ ने डिफेंस के मामले में साथ मिलकर काम करेंगे, इस प्रकार से कोऑपरेशन को साइन किया। उसके तहत यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिलेशन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो फीके से देखने को मिलेंगे दोनों देशों के बीच में। तो दोनों देशों के बीच में यहाँ पे आपको रिलेशन मेंटेन करने के ऊपर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना होगा। इंडिया ने अगर हम लोग देखें तो साउथ कोरिया से इतने रिलेशंस को मेंटेन नहीं किया है जितना जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है। इंडिया आज के टाइम पर जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखता है, ये आपको ही पता है। ठीक है, अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी पर्टिकुलर रीजन में साउथ कोरिया भी आता है, तो साउथ कोरिया देश कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो साउथ कोरिया यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन सकता है भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंदर, क्योंकि इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में चाइना को टैकल करने के लिए भारत के पास में जापान का साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ और वियतनाम का साथ है। तो अब इन कंट्रीज़ को टैकल करने के लिए, सारे चाइना को टैकल करने के लिए ये सारी कंट्रीज़ हमारे साथ में हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, लेकिन इसी रीजन में साउथ कोरिया भी है। तो साउथ कोरिया को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए हमें अपने साथ में। साउथ कोरिया हमारी मदद करेगा। साउथ कोरिया बेसिकली यहाँ पर एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंदर इम्पॉर्टेंट पिलर का काम करेगा। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई। तो इसके अंदर थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत है, मीटिंग वगैरह करनी है, बातचीत करनी है, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी। ठीक है ना, तो ये बातें बताई जा रही हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि हमें कहाँ कहाँ पर चीज़ों को मजबूत करना होगा। देखो साउथ कोरिया ना टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है। साउथ कोरिया एक इम्पॉर्टेंट लीडर है टेक्नोलॉजी के मामले में, साइबर सिक्योरिटी के मामले में, आउटर स्पेस के मामले में। तो अगर हम रिलेशन को मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना, तो ये बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई हैं। तो हमें पार्टनरशिप को थोड़ा सा स्केल अप करना है। स्केल अप करने का मतलब है इसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। आई होप आपको क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें। चलो आगे आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ रबर स्टम्प। अब देखो यार, आर्टिकल जो है ना पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो, ना चाहो मतलब टाइम वगैरह ना मिले तो रीड करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बस खाली चीज़ों को सुन लेना। होता क्या है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में चीज़ों को मार्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपको डायरेक्टली चीज़ें समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग ईयरफोन लगा के आराम से चीज़ों को सुनते हुए चलना। और यहाँ पे देखते हैं ऑथर ने क्या बोला है। ऑथर बेसिकली बात करते हैं प्रेसिडेंट जो हैं वो केवल रबर स्टाम्प नहीं है, क्योंकि लास्ट में अगर आप लोग मतलब क्या होता है, लास्ट में प्रेसिडेंट की इजाज़त चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की साइन चाहिए होते हैं हर चीज़ में। तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, एक रबर स्टाम्प काम कर रहा है। तो ऑथर का कहना यह है कि प्रेसिडेंट केवल रबर स्टाम्प नहीं है, प्रेसिडेंट के और ही बहुत सारे बड़े बड़े रोल हैं, उसको करेंट टाइम पे इग्नोर किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा ठीक करना होगा, ये यहाँ पे बताया गया। और कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी ऑथर ने बताया, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया न्यूज़ में, इसलिए है क्योंकि 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं।
ठीक है ना। इंडिया जो है अपने नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा 18 जुलाई को। हमारे नए प्रेसिडेंट 18 जुलाई को इलेक्ट हो जाएंगे और 25 जुलाई को फिर शपथ लेंगे। जो कि जब भी प्रेसिडेंट बनते हैं तो जब शपथ लेते हैं तो वो 25 जुलाई को ली जाएगी। तो देखो, प्रेसिडेंट को बनने के लिए एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन लगती है। कैसे होती है वो आगे हम लोग समझेंगे। अब देखो, यहाँ पे बोला गया कि मान लो जब प्रेसिडेंट, एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं जैसे अभी चल रहा है, तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत न्यूज़ कवर हो रही है। लेकिन एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं ना, तो एक्साइटमेंट सारा खत्म हो जाता है। आने वाले 5 साल के लिए फिर कोई अपना अटेंशन देता नहीं है राष्ट्रपति भवन के अंदर, फिर अपना कोई भी अटेंशन देता नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। ऐसा यहाँ पे ऑथर बोलते हैं। जब इलेक्शन चल रहे हैं तब तक कहानी सही है, लेकिन उसके बाद कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हो चर्चा करेगा ही नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने फिर एक हेडिंग दी है, एन इशू ऑफ इम्पोर्टेंस। यहाँ पे दिक्कत किस चीज़ की है? इम्पोर्टेंस का एक सबसे बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। प्रेसिडेंट को जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, वो बातें हमें बताई जा रही हैं। देखो, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आज के टाइम पर प्रेसिडेंट जो है, ये जो पद जो है वो खाली रबर स्टाम्प की तरह वर्क कर रहा है। यानी चीज़ों को अप्रूव करने के लिए, साइन करने के लिए वर्क कर रहा है। उसके अलावा कोई ज़्यादा रूल यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हम लोग पहले एक सबसे बड़ा एक लुक लेते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब प्रेसिडेंट जो ये वर्ड है हमारे संविधान से जो निकल कर आया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑथर यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट जो है, इनको लेकर हमेशा से एक डिबेट रही है। क्योंकि मेन क्वेश्चन यहाँ पे डिबेट के अंदर ये रहा कि इंडिया को, जो प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर होते हैं, उनको डायरेक्टली इलेक्ट करें या इनडायरेक्टली इलेक्ट करें। ये हमेशा से ही यहाँ पे डिबेट चली है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में। लेकिन उस समय पर एक मेंबर हुआ करते थे जिनका नाम था प्रोफेसर केटी शाह। यहाँ पे इनका कहना यह था कि भाई डायरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, आप हम लोग मिलकर यहाँ पे अपने इलेक्शन को वोट देकर चूज़ करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज के टाइम पर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। यानी आपने यहाँ पर एमपीज़ एमएलए को बैठा रखा है इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर, वो एमपीज़ एमएलए जो है वो चूज़ करेंगे प्रेसिडेंट को। तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन की कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाता है। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब क्या बोलते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर एक केवल फिगर हेड की तरह वर्क करते हैं। इनके पास में कोई भी अलग से पावर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी पावर नहीं देखने को मिलती, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बोला। ऐसा ऑथर बोलते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। फिर क्या बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, क्या ये केवल फिगर हेड हैं, सिर्फ एक फिगर बन के रहे हैं? ये एक क्वेश्चन बनता है। ऑथर ने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि आप वाकई में प्रेसिडेंट केवल यहाँ पे एक फिगर बन के रहें? लेकिन नहीं। ऑथर का कहना है कि जब आप लोग हमारे संविधान का आर्टिकल 53 देखते हो, तो आर्टिकल 53 ये बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर आपको देखने को मिलती हैं प्रेसिडेंट की, वो पावर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो पावर्स आ रही हैं वो संविधान से आ रही हैं। लेकिन करंट टाइम पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपने उन पावर्स का ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, जो बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइड से आती हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट वर्क तो करते हैं लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर एडवाइस रहेगी, उनकी बात रहेगी, तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट वर्क कर पाते हैं, ऐसा भी बताया गया। तो मतलब ऑथर का कहना यह है, प्रेसिडेंट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के ग्रामोफोन बन के रह गए हैं। ग्रामोफोन वर्ड यूज़ किया गया है। ग्रामोफोन क्या होता है? ग्रामोफोन होता है एक पुराने ज़माने का जो रिकॉर्डर प्लेयर होता है ना, वो। तो प्रेसिडेंट एक पुराने ज़माने के रिकॉर्डर प्लेयर बन के रह गए हैं और कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पर करंट टाइम पे हमें ऐसा देखने में लगता है। लेकिन अपने आप में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्या प्रेसिडेंट वाकई में सिर्फ एक फिगर हेड बनकर रह गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेसिडेंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है पूरे देश के लिए। ठीक है ना, ऐसा भी बताया गया। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि प्रेसिडेंट एक फिगर हेड है बस, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहाँ पे बोला गया, सबसे पहली बात हम लोग इलेक्शन को देखते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। तो बोला ये जाता है प्रेसिडेंट बेसिकली एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया, आपने पार्लियामेंट के अंदर एमपीज़ और एमएलए को चुनकर बैठा दिया है, और वो एमपीज़ एमएलए जो इलेक्टेड होते हैं, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं किसके थ्रू? एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कौन से? एमपीज़ और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वही यहाँ पे प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं, वही यहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। तो होता क्या है, आप लोग ओवरऑल देखो, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल रहे हो, लेकिन एक चीज़ और भी देखो
कि यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो बनता किसका है, जो रूलिंग पार्टी है उसका बनता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग देखोगे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसमें मैंने आपको बताया जो एमएलएज होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर आप लोग देखो तो एक चीज़ और देखने को मिलती है, जब भी वोटिंग दी जाती है, एमपी एमएलए जब वोट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो वोट एक दो करके काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पे एमएलए के वोट की वैल्यू होती है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसके बारे में, वोट की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू निकाली जाती है। वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? वो वैल्यू निकाली जाएगी राज्य के जनसंख्या के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट से जो एमएलएस निकल कर आ रहे होंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश से जो भी यहाँ पे एमएलएस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से निकल कर आ रहे होंगे, उन एमएलएस की वोट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। ये ध्यान रखना, बस खाली ये ध्यान रखना, वोट की वैल्यू होती है। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे यूपी के अंदर जितने भी एमएलए हों, एक एमएलए की वोट की वैल्यू लगभग 208 है। ठीक है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला बेस निकाला जाता है, वो एक अलग से टॉपिक है, मैं आपको कभी एक टेबल बना के एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, बहुत आराम से, फुर्सत से, क्योंकि आने वाले टाइम पर अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे तो चर्चा में आएगा, कभी एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप लोग आराम से समझ सकते हो। अभी इतना समझना है, एमपी एमएलए जब वोट देते हैं तो इनकी वोट की एक वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब जिस राज्य के अंदर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ज़्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, उस एमएलए की वैल्यू थोड़ी सी, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल बताया। तो पॉइंट यहाँ पे कहने का यह है कि कहीं ना कहीं जो देश की पॉपुलेशन है वो भी तो काम आ रही है ना प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि जहाँ से लोग ज़्यादा हैं वहाँ से एमएलए की वोट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलेगा ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सही बात है ये। फिर उसका ऑथर ये बोलते हैं कि देखो प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ पे उनका जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रेजेंस हमें करंट टाइम पे नज़र नहीं आ रहा है। करंट टाइम पे केवल और केवल रबर स्टाम्प की तरह बनकर रह गए हैं। आप कह रहे हो उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, ऑथर फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि अभी हमने देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के ऊपर ही प्रेसिडेंट जो है वो वर्क करता है। ठीक बात है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट इस चीज़ को मना नहीं कर सकता? मना भी तो कर सकता है ना। तो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उस बात को माने या ना माने। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट इस बात से डिसएग्री कर जाएं कि हाँ भाई ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने जो यहाँ पर चीज़ें पास करवाने के लिए मेरे पास साइन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट भेजा है, इससे मैं अग्री नहीं करता हूँ, ठीक है ना, तो वो डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद दिक्कत यह है कि मान लो डिसएग्री कर दिया गया, दिक्कत यह आती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उसको दूसरी बार भेज दे, एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजा, प्रेसिडेंट डिसएग्री कर गए, अगर दूसरी बार भेजे तो दूसरी बार भेजने पर प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है, प्रेसिडेंट को यहाँ पे उसके ऊपर साइन करना ही पड़ता है। अगर दूसरी बार भेजा जाए तो प्रेसिडेंट विल हैव टू साइन। तो यहाँ पे ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपने समझ लिया। फिर उसके बाद में ऑथर क्या मेंशन करते हैं? ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं, पॉइंट नोट डाउन करने वाला यह है कि प्रेसिडेंट भाई डिसएग्री भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट डिसएग्री नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट डिसएग्री भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट कैबिनेट से ये बोल सकते हैं कि भाई अपना इस चीज़ को आप रिकन्सिडर करो, जो आपने भेजा है ये चीज़ें यहाँ पे मतलब एक ऐसा मैटर है जहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा है, आप इस चीज़ को वापस से एक बार देखो। तो प्रेसिडेंट ये काम भी कर सकता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप एक बार इसको वापस से देखो, कैबिनेट से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर ऐसा ही प्रेसिडेंट चाहता है कि प्रेसिडेंट जो है उनको एक थोड़ा सा फ्रीडम मिले। वो यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइड से चीज़ें आ रही हैं उनको देखें, और साथ ही साथ में यहाँ पर अगर वो डिसएग्री करना चाहें तो डिसएग्री कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे हो, ऐसा यहाँ पे प्रेसिडेंट को एक फ्रीडम मिले, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। और इस पॉइंट से हमें बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो जाता है कि देखो जब भी प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई बनता है तो वो शपथ लेते हैं। उनकी शपथ के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा से क्या करेंगे? हमारे संविधान को डिफेंड करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे।
दूसरा, प्रेसिडेंट यहाँ पे अपने आप को डिवोट कर देंगे हमारे देश की सर्विस के लिए, ठीक है ना। तो ये दो शपथ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों ही शपथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाती हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये चीज़ें बताई गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब प्रेसिडेंट के ऊपर इतनी सारी पावर्स, मतलब इतनी पावर्स हैं ही नहीं, तो वो हमारे संविधान को कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे प्रोटेक्शन देंगे, ये चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर ऑथर बोलते हैं ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक से बढ़कर एक प्रेसिडेंट्स रहे हैं। अगर आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यहाँ पे ये सारे प्रेसिडेंट जो रहे हैं ये एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पे इन्होंने वर्क किया है, ठीक है ना। सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर अगर उन्हें कोई इश्यूज़ है तो यहाँ पे वो डिसएग्री करें हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है प्रेसिडेंट के लिए कि वो सरकार के अंदर इंटरवीन कर सकती है, और यहाँ पे अगर किसी चीज़ से डिसएग्री है प्रेसिडेंट तो उसको डिसएग्री भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें माननी ही माननी है, बट करंट टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि चीज़ें लंबे समय से ऐसा देखने को मिला है कि प्रेसिडेंट वो चीज़ों को मान ही लेते हैं। तो डिसएग्री भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, भाई आप इन चीज़ों को वापस से रिव्यू करो, एक बार रिकन्सिडर करो, एक बार देखो, उसको वापस से एक बार चेक कर लो। तो इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है प्रेसिडेंट्स की, ना कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस होल्डर की, ऐसा यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हो प्रेसिडेंट को लेकर क्या इश्यूज़ हैं, प्लस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो एक एक बात, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। वोटिंग कैसे होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, वोट वैल्यू 208 है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे एक कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, जो कि आपको दिख नहीं रहोंगी बट मुझे दिख रही थी, मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल भी समाप्त होता है। बाकी एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो यार, बताया ये गया कि जो हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप की साइड से कुछ इमेजेस देखने को मिली, कुछ उसने तस्वीरें हमें भेजी हैं। ये कुछ नए नए सितारों की तस्वीरें भेजी हैं। देखो यहाँ पे बोला गया कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि हम कभी देख नहीं पाते। सॉरी, हबल टेलीस्कोप बोल दिया मैंने। यह है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि साल 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये टेलीस्कोप ने बहुत सारी तस्वीरें भेजी हैं। यहाँ पे सितारा कैसे मर जाता है, मतलब जो स्टार है वो कैसे मर जाता है, मरने का मतलब उसकी चमक वगैरह कैसे ख़त्म हो जाती है। प्लस यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम से, देखो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ा स्टार खुद सन है। सन भी एक स्टार है सोलर सिस्टम के अंदर में। स्टार क्या है? जो कि चमक रहा है। और चमक कैसे रहा है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, उसकी वजह से वो चमक रहा है। तो सन भी चमक रहा है। सन की लाइट की वजह से यहाँ पर हमारे सारे पृथ्वी के ऊपर लाइट वगैरह पड़ती तो वो दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी आपको कई सारे स्टार्स देखने को मिल जाते हैं। जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर आपको कई सारे स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, वो हमें आने वाले टाइम पे बहुत लंबे समय बाद दिखाई पड़ते। लेकिन इस टेलीस्कोप ने यहाँ पे उनको भी देख लिया है, उनको देखकर वो सारी इमेजेस यहाँ पर भेजी हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो ये जो टेलीस्कोप है वो कौन सा है? वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप का यहाँ पे नाम ध्यान रखना। ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है, काफ़ी सारी इमेजेस बस खाली दिखाई गई हैं। वो इमेजेस आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये सारी इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि पिछले कुछ टाइम पे काफ़ी बेहतरीन सी इमेजेस यहाँ पे इस टेलीस्कोप ने हमें प्रोवाइड करवाई। बाकी अब फटाफट वोकैबलरीज़ को देख लेते हैं। अब आपने कल डिमांड करी थी, हाँ वाकई में वोकैब को स्टार्ट कर देना, तो चलो मैंने सोचा यार वोकैब को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे लोग मना कर रहे थे सर वोकैब में टाइम लग जाता है। देखो इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर वोकैब कवर हो जाएंगी। तो आज की वोकैब, सबसे पहले वोकैब है बंगल्ड। बंगल्ड मतलब क्या होता है? विफल हो जाना, बिना सक्सेस के। दूसरा आता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी या फिर ग्रोथ ना होना या फिर एक जगह पर रुक जाना, स्थिरता। उसका आता है वेरीनेस। वेरीनेस मतलब होता है केयरफुल या फिर सावधानी, अटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद में होता है, एक आता है आउटसेट। आउटसेट मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट या फिर बिगिनिंग ऑफ समथिंग। उसके बाद में लास्ट वोकैब आता है स्क्वैबल। स्क्वैबल मतलब यहाँ पर तकरार या फिर आप कह सकते हो आर्गूमेंट करना या डिसएग्री करना। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है स्क्वैबल के तौर पर। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो देखो वोकैब में ज़रा सा टाइम लगा यार, है ना। तो कोई बात नहीं, वोकैब मैंने कवर करवा दी हैं। तो जिसको भी ज़रूरत होगी वो कैब कवर कर लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो उस वाले पार्ट को स्किप कर देगा। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं और साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो साल 2009 का यहाँ पर एक क्वेश्चन था,
एलिफेंट पास यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिलता है, कभी कभी ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिल जाएगा। ये है श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।